दर्शकगण, श्रोतागण, भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। खास, विशेष, मनमोहक, एक अच्छा इंसान बनाने वाला, एक अच्छा समाज बनाने वाला, एक अच्छा विश्व बनाने वाला, एक स्वस्थ समाज की रचना करने वाला कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, सत्कार है। अवनति से उन्नति की ओर जाना, अपना तरक्की करना और व्यक्तित्व विकास करना। प्रतिदिन नए नए विषयों के साथ हम प्रवेश करते हैं। तो उसी क्रम में आज का नया विषय है विवाह, सामाजिक जीवन की आवश्यकता। भाई और बहनों, मनुष्यों के समूह को समाज कहा जाता है। जहां मनुष्य मिलकर के आराम से जीवन यापन करते हैं, अपने जीवन की सभी जो है एक्टिविटीज करते हैं, उसको समाज कहा जाता है। और जहां पर समाज होता है वहां पर एथिक्स होते हैं, वहां पर कानून होते हैं, कायदे होते हैं, कुछ मर्यादाएं होती है। उस मर्यादाओं के अनुरूप ही समाज चलता है। अगर समाज के अंदर मर्यादा न हो तो समाज व्यवस्थित रूप से नहीं चल सकता। हमारे समाज को अच्छा बनाने के लिए जो एक सबसे बड़ी आवश्यकता है वह है विवाह। भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, हर आत्मा के अंदर, हर व्यक्ति के अंदर, हर मनुष्य के अंदर 8 संज्ञाएं होती है। वो कौन कौन सी है कि क्रोध, मान, माया, लोभ, और उसके बाद में ओग संज्ञा, लोक संज्ञा और क्रोध, और उसके बाद में भय, शोक, ये 8 संज्ञाएं होती है। मैथुन, परिग्रह, ये 8 संज्ञाओं के 10 संज्ञाओं के कारण जो है वो हर एक आत्मा के अंदर होती है। यानी ये जीवन की 10 संज्ञाएं आवश्यकता होती है। और इन संज्ञाओं के वशीभूत होकर ही व्यक्ति इस जीवन के अंदर कोई भी कार्य करता है। उसमें से मैथुन संज्ञा है, यानी मनुष्य का शरीर हो या किसी भी प्राणी का शरीर हो, मनुष्य के शरीर के अंदर जो सबसे भोजन से खून बनता है, खून से जो है मेद बनती है, मेद से जो है मज्जा बनती है, मज्जा से वीर्य बनता है। इस तरीके से सप्त धातु बनते हैं। उसमें से वीर्य सबसे इंपॉर्टेंट होता है, वीर्य सबसे ताकतवर होता है। जिस व्यक्ति के अंदर वीर्य होता है वो वीर्यवान कहा जाता है। उसके आभा मंडल पर, उसके मुख मंडल के ऊपर एक ओज होता है और उसी कारण से वो लगता है कि युवक है, और उस जो है कि कारण जो उसका सौंदर्य होता है तो ओज होता है उसका। तो अब देखिए, मैथुन इस शरीर की आवश्यकता है। अब इस आवश्यकता की पूर्ति करने के लिए, समाज को व्यवस्थित बनाए रखने के लिए एक सिस्टम होता है समाज का, वह कहलाता है विवाह। विवाह हमारी भारतीय संस्कृति के अंदर एक पुनीत कार्य है। और विवाह के लिए कहा जाता है कि ये 7 जो उसके विवाह के अंदर 7 फेरे दिए जाते हैं और बताते हैं कि ये 7 जन्मों का साथ है। और उस 7 फेरों के अंदर पति पत्नी एक दूसरे का सम्मान, एक दूसरे की सुरक्षा, एक दूसरे का ध्यान रखना और एक दूसरे के लिए समर्पित रहने की प्रतिज्ञा करते हैं। तो देखिए कितनी सुंदर व्यवस्था है हमारी भारतीय संस्कृति के अंदर। और एक व्यक्ति एक स्त्री के साथ विवाह करता है, उससे कितना फायदा है। देखिए कि मनुष्य जीवन की जो मैथुन की आवश्यकता होती है वह अपनी पत्नी के द्वारा वह पूर्ति करता है, क्योंकि ये शरीर के अंदर सेल्फ जनरेशन है। और ये वीर्य की सेल्फ जनरेशन जो है भोजन के साथ होती है। एक ये रेगुलर क्रिया है, ये प्रक्रिया है। और जब ये प्रक्रिया होती है, ये सब मतलब व्यक्ति युवा बनता है, उस वक्त के अंदर उसमें थोड़ी सी कामुकता आती है। अगर उस वक्त के अंदर व्यक्ति विवाहित हो तो अपने वो व्यक्तिगत जीवन के साथ के अंदर अपने शरीर की आवश्यकता की पूर्ति कर लेता है। और अगर विवाहित ना हो और उस वक्त में युवा आ जाए, हो जावे, और उस वक्त के अंदर अगर वो शादीशुदा नहीं हो तो बहुत बड़ा जो है कहना चाहिए समाज के अंदर जो है अत्याचार, अनाचार और चारित्र्यहीनता का कार्य हो जाएगा। उसके अंदर जो चरित्रहीनता का कार्य हो जाएगा। तो उस तरीके से हमारा विवाह का सिस्टम है, एक बहुत सुंदर सिस्टम है। इस सिस्टम के साथ में एक व्यवस्था बैठती है कि एक स्त्री को छोड़ करके
इस पूरी सृष्टि के अंदर 7 अरब की जनसंख्या के अंदर जितना महिला वर्ग है, जितना स्त्री वर्ग है, उसमें अगर छोटी है तो बेटी और बराबरी की है तो उसकी बहन, और बड़ी है तो उसकी माँ के रूप में, दादी के रूप में, नानी के रूप के अंदर उसको है वो प्रतिष्ठा दी जाती है। तो इस तरीके से हमारे समाज के अंदर जो किसी तरह का जो ये जो बुरा बर्ताव है वह समाप्त हो जाता है और एक शिष्टाचार बनता है, एक सामाजिक व्यवस्था बनती है। इसीलिए कहा गया है कि विवाह है वो सामाजिक जीवन की आवश्यकता है, उससे एक सिस्टम बनता है। विवाह होने के बाद में उसके बच्चे होते हैं तो उसके वो माता पिता बनते हैं और उनके भरण पोषण की वो जिम्मेवारी लेते हैं, उनको शिक्षा दिलाते हैं, उनको अच्छे संस्कार देते हैं और उनको एक समाज का अच्छा नागरिक बनाते हैं, देश का अच्छा नागरिक बनाते हैं। देखिए ये इतनी सुंदर व्यवस्था हमारे भारतवर्ष के अंदर है और विवाह के साथ के अंदर कितने संबंध बढ़ते हैं कि जब एक स्त्री और पुरुष का विवाह होता है तो दोनों के ससुराल वाले जो है वो एक दूसरे संबद्ध हो जाते हैं और ये रिश्ता जो है ये मल्टीप्लाई हो जाता है। जैसे कि जो एक का ससुराल का जो माता है, पिता है, उसका भाई है, उसका दादा है, दादी है और ससुराल पक्ष का होता है तो वो दादा ससुर कहलाता है और उसके काका ससुर कहलाता है और बड़ी सास कहलाती है, ननद कहलाती है, भुजाई कहलाती है। इस तरीके से रिश्ते जो है बहुत मल्टीप्लाई हो जाते हैं। उससे दो परिवारों का सामंजस्य बनता है, दो परिवारों का नहीं, उससे जितनी जैसे कोई मासी है, कोई काकी है, कोई भतीजा है या उसके ससुराल वाले हैं, वो सगे संबंधी हो जाते हैं। वो देखिए कितना सुंदर सिस्टम है। एक विवाह की पद्धति करने से लोगों के अंदर कितना बड़ा जो है वो कहना चाहिए भाईचारा बढ़ता है, भ्रातृत्व बढ़ता है, मित्रता बढ़ती है। वो एक दूसरे को अपना हितैषी मानते हैं और एक दूसरे की सुख सुविधा के लिए एक दूसरे के अंदर कोई इमरजेंसी आ जावे, कष्ट आ जावे, तकलीफ आ जावे तो उसके अंदर सहयोगी बनते हैं क्योंकि वो रिश्तेदार कहलाते हैं। ऐसी सुंदर व्यवस्था जो हमारे भारतवर्ष के अंदर है, विश्व के किसी भी देश के अंदर नहीं मिलेगी। प्राय जो पाश्चात्य जगत है वहां विवाह की आवश्यकता है मात्र 2 शरीरों की आवश्यकता की पूर्ति करने के लिए है, लेकिन हमारी भारतीय संस्कृति में विवाह का जो सिस्टम है वह सिस्टम समाज को ऊपर ले जाने के लिए है और समाज के अंदर कोई भी अनैतिकता को रोकने के लिए, व्यभिचार को रोकने के लिए, वेश्यावृत्ति को रोकने के लिए और दूसरा अनैतिक संबंधों को रोकने के लिए ये एक एथिक्स बनता है, एक रूल बनता है और समाज में अनैतिकता बढ़ती है। अगर विवाह का एक सुंदर सिस्टम ऐसा उपक्रम न हो तो देखिए कितने कितने इरेगुलर संबंध हो जाएंगे क्योंकि शरीर की आवश्यकता है। ये मैथुन जो संज्ञा है ये सब संज्ञा कराती है। जब युवा हो जाता है तो शरीर की आवश्यकता बलवती हो जाती है और उस वक्त के अंदर कोई सिस्टम में नहीं डला हुआ हो, विवाहित नहीं होता है तो कितना कितना अनैतिक कार्य कर लेता है और एक समाज को कितना जो कहना चाहिए भ्रष्ट समाज बना देता है। उसकी चर्चा होती है और उसके एक व्यक्ति को देख करके अन्य व्यक्ति करने लग जाते हैं। इसीलिए भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, हम बहुत भाग्यशाली हैं कि हमने भारत जैसे देश के अंदर जन्म लिया जो कि आचार प्रधान देश है, नैतिकता प्रधान देश है और ये मैत्री में विश्वास करता है, करुणा में विश्वास करता है, अहिंसा में विश्वास करता है और भाईचारा के अंदर विश्वास करता है। और विवाह की प्रथा से जो है हम इतने व्यवस्थित रूप से जीवन जीते हैं कि हमारा जीवन जो है आनंदमय बन जाता है। अब देखिए कि हम थोड़ा सा आपको जो है भारतीय संस्कृति के 4 आश्रम और 4 वर्णों की बात बताता हूं। 4 आश्रम के मनुष्य की उसमें कहा जाता है कि 100 वर्ष तक की आयुष्य हो, 100 वर्ष तक व्यक्ति जिए, उसके 4 विभाग किए गए हैं हमारे पौराणिक काल के अनुसार कि प्रथम 25 वर्ष के अंदर जो है गुरुकुल में रह करके बच्चा गुरु के पास रह करके शिक्षा ग्रहण करेगा, संस्कार गुण करेगा और गुण ग्राह्य करेगा और भावी जीवन की तैयारी करेगा। और 25 से 50 साल की उम्र की जिसकी आज मैं सारी व्याख्या करता हूं वैवाहिक जीवन की। वैवाहिक जीवन
ये 25 साल का पूरा समय मिलता है, आप अपने शरीर की आवश्यकता की पूर्ति कीजिए और अपनी स्त्री के साथ के अंदर एक मित्रवत व्यवहार कीजिए। देखिए, शादी जो है उसको 3 भागों के अंदर बांटा गया है। पहला भाग तो यह है कि उसकी अंडरस्टैंडिंग, दोनों के बीच के अंदर अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, दोनों दूसरा है एक दूसरे को रेस्पेक्ट करे, और तीसरा जो उनकी शादी की होती है, और अगर मैं तो प्राय क्या करता हूं कि जो नए कपल्स आते हैं शादीशुदा, उनको 50-50 का आशीर्वाद देता हूं। इसका अर्थ यह है कि भाई तुम जीवन पर्यंत तो दोनों को 50-50% के हिसाब से आदर दो और आदर लो, गिव एंड टेक। 50% आदर देना और 50% आदर लेना, और एक दूसरे के जो है विचारों का समर्थन करना, एक दूसरे को अंडरस्टैंड करना और एक दूसरे की नेचर को एडजस्ट करना। किसी की नेचर ऊंची हो सकती है, नीची हो सकती है, कहने का मतलब कोई शॉर्ट टेम्परामेंट हो जाता है, तो दूसरा जो है उसको जो है संभाले कि भाई इसकी आदत है, उस आदत को पहचान कर दोनों एक दूसरे को अंडरस्टैंड करके एडजस्ट करने की कोशिश करें, तो उनको कोई भी दिक्कत नहीं आती है। इतनी सुंदर व्यवस्था से हमारा जो है वो हमारा जो समाज सुंदर बनता। आप देखिए, परिवार के अंदर 2 होते हैं या 3 बच्चे होते हैं। पहले जमाने में 1-1 डजन बच्चे हुआ करते थे, फैमिली प्लानिंग का युग नहीं था। लेकिन जब जनसंख्या बढ़ी तो उसके बाद में भारतवर्ष के हमारे गणमान्य प्रधानमंत्री या गणमान्य लोगों ने जो एक नई योजना दी, फैमिली प्लानिंग किया, उसके अनुसार कि भाई 2 या 3 बच्चे होने चाहिए। पहले एक परिवार में 3 बच्चे हुआ करते थे, बाद में हम 2 हमारे 2 का फार्मूला आया, और अभी कुछ लोग हैं मात्र 1 बच्चा को ही जन्म देना अधिक पसंद करते हैं, और दूसरे साधन भी हो गए हैं कि हम अधिक संतान को जन्म दें, उसको रोकने के साधन भी हो गए हैं। पुराने जमाने में ऐसे साधन नहीं थे, और पुराने जमाने के अंदर एक मानसिकता थी कि ये तो ईश्वर का प्रसाद है, ये ईश्वर का दिया हुआ अनुग्रह है, इसको हम कैसे रोकें, क्यों रोकें। और वास्तव में देखा जाए तो ये ईश्वर का अनुग्रह ही है। किसी के संतान का होना या ना होना ये मात्र जो है वो स्त्री और पुरुष के हाथ में नहीं है। कई बांझ स्त्रियां होती है और उसके बाद में वो जीवन भर इलाज कराती रहती है, जीवन भर ट्रीटमेंट कराती है, लेकिन फिर भी वो कभी भी जो है वो गर्भवती नहीं होती। और कई ऐसे होते हैं कि बहुत ज्यादा को संतान देते हैं। तो ये तो क्या प्रकृति का नियम है, अपने अपने कर्मों का योग है। और इस सारी सृष्टि को चलाने वाला जो है व्यक्ति नहीं है, वो स्त्री पुरुष नहीं है, जगत नियंता व्यवस्थित शक्ति है, ईश्वर है, जो कि ऐसी शक्ति है जो जगत को चलाती है। उसमें से मानव मात्र जो है वो एक निमित्त है, मानव कर्ता नहीं है। कर्ता जो है वो व्यवस्थित शक्ति है, जिसको जगत नियंता कहा जाता है, वही कराता है। और व्यक्ति अगर इस चीज को मान करके चले, जो निष्काम कर्म की थ्योरी गीता में भगवान कृष्ण ने दी है कि मेरा जन्म हुआ है कर्म करने के लिए हुआ है, और कर्म को डेडिकेशन डिवोशन के साथ में किया जाए, फल की इच्छा नहीं रखी जाए। क्योंकि हम फल की इच्छा रखते हैं तो हमें दुख भी हो सकता है। अगर चाहिए जो निर्दिष्ट जो है वो हमें फल न मिले तो हम दुखी होते हैं, और अगर हमें वो फल मिल जाए तो हम जो हो सकता है हमें अहंकार भी आ सकता है। तो इसीलिए भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, सभी मायने से देखिए तो जो है वो विवाह एक अच्छी सामाजिक आवश्यकता है। अब मैं निष्कर्ष और प्रेजेंट सिनेरियो को बताता हूं कि आजकल हमारे समाज के अंदर कुछ बुराइयां आ गई है। पुराने जमाने के अंदर शादी में क्या होता था कि बच्चा जब जवान होता था, 16 साल प्राय 16 साल की लड़की और 18 साल के लड़के की शादी कर दिया करते थे। और आज 18 साल की लड़की और 21 साल का जो लड़का होना चाहिए, ये जीवन हर चीज समयबद्ध होना चाहिए। ये 18 और 21 की उम्र है, बहुत सही उम्र है। अगर सही उम्र के अंदर शादी हो जाती है तो शादी होने के बाद उनका पूरा जीवन व्यवस्थित रहता है। जब वो वरिष्ठ नागरिक के रूप में आते हैं तो वो वानप्रस्थ जीवन आराम से जी सकते हैं। 50-55 अगर मान लो कोई भी लड़का जो 21 साल की उम्र के अंदर शादी कर लेता है तो 50-55 साल के अंदर वह अपनी सब तरह की जो सांसारिक जिम्मेवारियों से निवृत्ति होकर के वानप्रस्थ तक जा सकता। वानप्रस्थ पहले
आश्रम था। वानप्रस्थ का अर्थ होता है कि घर में रहते हुए घर से दूर, घर की सारी सांसारिक जिम्मेवारियों का निपटारा कर दिया। अब सारा जीवन जो है परोपकार में लगाया जाए, दूसरों की सेवा में लगाया जाए, तन की, मन की, धन की जैसी जैसी सहूलियत हो वैसा सेवा किया जाए। भारतीय संस्कृति में सेवा को सबसे बड़ा ऊंचा स्थान दिया गया। और वैसे भी व्यक्ति के ऊपर 4 तरह के ऋण होते हैं। सबसे पहला देव का ऋण होता है। मनुष्य जन्म मिलता है तो हमें प्रभु भक्ति करनी चाहिए, उससे हमारा देव ऋण उतरता है। और दूसरा होता है कि पितृ ऋण होता है। हमारे माता पिता जो हमको जन्म देते हैं, हमारा भरण पोषण करते हैं, हमको शिक्षित करते हैं, हमें शादी वगैरह करवाते हैं और हमको पैरों पर खड़ा करते हैं, उनका बड़ा ऋण है। और कहा जाता है माता पिता जो है इस जो है संसार के देवता गिने जाते हैं, संसार के भगवान गिने जाते हैं। उनका भी ऋण उनकी सेवा करके उतारा जाता है। गुरु का ऋण होता है। वास्तव में गुरु की भूमिका मनुष्य के जीवन के अंदर बहुत बड़ी होती। गु का मतलब अंधकार, रू का मतलब दूर करने वाला। गुरु वह व्यक्ति होता है जो व्यक्ति के जीवन के अंधकार आता है, अज्ञान रूपी अंधकार को दूर करने वाला गुरु होता है। उसका बहुत बड़ा ऋण होता है। और एक समाज का ऋण होता है जिसकी मैं बात कर रहा हूं। वो समाज का ऋण परोपकार करने से, समाज की सेवा करने से उतरता है। और लोग जो है वानप्रस्थ जीवन के अंदर समाज सेवा के अंदर लग जाते हैं। और वो संभव कब है? जबकि हमारी ये विवाह की प्रथा को समयबद्ध रूप से पालन किया जाए। समय अनुसार शादी हो जाना चाहिए और उसके बाद के अंदर वो समय से फ्री हो जाता है। तो भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, आज का जो सिनेरियो के ऊपर प्रकाश डालना चाह रहा हूं कि आज कुछ जो है लव मैरिजेस होती है। माता पिता की बिना अनुमति से लड़के लड़कियां जब जवान होते हैं एक दूसरे को पसंद कर लेते हैं। और माता पिता का जो है लड़का देखने का, लड़की देखने का नजरिया और होता है। वो मात्र रूप रंग को नहीं देते हैं, गुणों को देखते हैं, खानदान को देखते हैं, संस्कारों को देखते हैं कि ये दोनों जो है घुल मिल जाएंगे और घर में भी एडजस्ट होंगे कि नहीं लड़का लड़की। वो सारी देख करके वो निर्णय करते हैं। लेकिन जो भावुकतावश लव मैरिज की जाती है उसके मात्र उसके पीछे एक दृष्टिकोण रूप का होता है। दूसरे, क्योंकि उनको ज्ञान नहीं होता है, उनका इतना अनुभव नहीं होता है जवान लड़के लड़कियों का, और वो लव मैरिज कर देते हैं। कई बार उसको जो है सामाजिक मान्यता नहीं मिलती है तो कोर्ट में जाकर के कर देते हैं। आजकल एक लिविंग रिलेशन का आया हुआ है, कोर्ट ने बहुत गलत डिसीजन लिया है। भारत के लिए वो बिल्कुल गलत है, अनैतिकता फैलाने वाला है कि लिविंग रिलेशन का मतलब लड़के लड़की जवान हो तो वो साथ में अपना कहीं पढ़ रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, वो साथ में रह सकते हैं। तो देखिए ये दोनों हमारी शरीर की आवश्यकता की जो यंग एज में कहिए या जवान उम्र में कहिए कि एक तरफ तो आग है, एक तरफ मक्खन है। हमने मक्खन को ऊपर रखा और नीचे आग लगा दी। हम कहें कि मक्खन पिघले नहीं, ऐसा संभव नहीं है। जवान लड़कियां साथ साथ लिविंग जो रिलेशन बनाए और कोई अनित्य, अच्छी बात है, अनैतिक बहुत ब्रह्मचारी और हाई लेवल के लोग हों तो वो इससे बच भी सकते, मैं ये नहीं कहता हूं, लेकिन साथ रह करके लिविंग का जो है रिलेशन करके और अनैतिकता से बचना। और हम ऐसा करें ही क्यों, पहले प्रिकॉशन ही ली जाए। और हमारी भारतीय संस्कृति के अंदर तो महिला वर्ग पुरुष वर्ग को जो है वो बराबर समान अधिकार दिए गए हैं उन्नति करने के लिए, लेकिन उनका रहन सहन जो है ना वो अलग हो ताकि उनको किसी तरह का शारीरिक संबंध करने की उनको आवश्यकता नहीं पड़े। अपना इंटरेक्शन करो, आगे बढ़ो वगैरह करो, इस तरीके से जो ये भी गलत हो रहा है। लेकिन और दूसरा देखिए कि आजकल क्या होता है कि लोग लव इश्क किसी से करते हैं, शादी किसी से हो जाती है, वो बेमेल जीवन होता है, वो बहुत बड़ा धोखा है। अपनी पत्नी के साथ तो बनाते नहीं है और अनैतिक व्यवहार प्रेमिका से करते हैं। देखिए कितना बड़ा धोखा है, जिसको समाज ने जो है ठप्पा लगाया, समाज ने मान्यता दी शादी, उसको तो उसका कोई सम्मान नहीं करता है। और कितने खर्च होते हैं शादी के ऊपर, माँ बाप के कितने बड़े अरमान होते हैं कि हमारे बच्चे बड़े होंगे, हम उनकी शादी करेंगे, जब बूढ़े हो जाएंगे तो हमारी सेवा करेंगे, हम शांति से प्रभु भक्ति करेंगे, भगवान के भजन करेंगे।
लेकिन इस तरीके से वो करके अपने जीवन को जो है वो अशांत बना देते हैं और धीरे धीरे वो तलाक तक की स्थिति आ जाती है। और अगर बीच के अंदर बच्चे हो जाते हैं तो उनका जीवन जो है मटिया मेल हो जाता है। इस बुराई को रोका जाना चाहिए और इस तरीके के अनैतिक रिलेशन नहीं होने चाहिए। हमारी भारतीय संस्कृति के अंदर जो ब्रह्मचर्य अणुव्रत है वो कितना सुंदर अणुव्रत है। वो स्वदार संतोष, अपनी एक स्त्री के साथ में संतोष कीजिए, अपनी एक पत्नी के साथ में संतोष कीजिए। कितनी सुंदर व्यवस्था है। कोई न कोई चीज का संयम होना चाहिए जो है वो संयम खलु जीवनम, संयम ही जीवन है। अगर व्यक्ति अपने शरीर पर अंकुश करे, अपने शरीर को तप करे, अपने शरीर को नियंत्रण रखे, तो ऐसी अनैतिकता की बात क्यों होगी। तो वह व्यक्ति जो है वास्तव में ईश्वर का रूप हो जाएगा। अपनी पत्नी को छोड़ करके शेष को सबको बहन, माँ या बहन के रूप में देखता है। ये सबसे बड़ा ब्रह्मचर्य, ये सबसे बड़ा ब्रह्मचर्य अणुव्रत है। इससे समाज के अंदर कोई अनैतिकता नहीं बढ़ेगी और समाज के अंदर एक सिस्टम बनेगा। और बहन का दर्जा कितना पवित्र दर्जा हमारे यहाँ है। बहन का और भाई का जो है बहुत पवित्र संबंध है, ईश्वर के जैसा संबंध है। वो संबंध कैसे मेंटेन होंगे जब स्वदार संतोष पे रहेंगे और अपने आप की कामुकता के ऊपर, अपने जो है वो जो है मैथुन के ऊपर अपन नियंत्रण करेंगे। और उसके लिए ये सारा सिस्टम जो बनाया गया है विवाह का सिस्टम है, जिसको कि आज मैं एपिसोड से माध्यम में कहना चाहता हूं कि विवाह एक सामाजिक आवश्यकता है। ये बहुत ही सुंदर एपिसोड है और इसका बड़ी अच्छी तरीके से मनन करना चाहिए, मंथन करना चाहिए। और हमारी पुरानी जो व्यवस्था है कि लड़के लड़की का जो वर मतलब जो भी पति पत्नी का सिलेक्शन करे, अपने के लिए वर वधू का सिलेक्शन करे, माता पिता को वो काम सौंपना चाहिए और माता पिता की आज्ञा को सिरोधार्य करना चाहिए। क्योंकि माता पिता जो है उनका अनुभव बहुत गहरा होता है, उनका नजरिया बहुत गहरा होता है और वो जो काम करते हैं वो अपने बच्चों की भलाई के लिए करते हैं। और ऐसे ऐसे जीवन के अंदर बहुत ही सुंदर होते हैं। मैं मेरी अपनी स्वयं की बात बताना चाहता हूँ एपिसोड के माध्यम से कि मैं 7वीं कक्षा के अंदर पढ़ता था। उस वक्त के अंदर पुराने जमाने में जल्दी एंगेजमेंट्स हुआ करते थे और मेरी जो होने वाली धर्मपत्नी है, मंगेतर है, वो 5वीं में पढ़ती थी और मैं जसोल का निवासी, वो असाड़ा का निवासी, बाड़मेर निवासी नहीं, बाड़मेर जिले में 10 किलोमीटर दूर और 7th में पढ़ता था। और 12th के अंदर मेरी मैरिज हुई 18 साल की उम्र के अंदर। तब हमने जो है वह मतलब देखिए 5 साल तक एंगेजमेंट रहा, एक दूसरे से बात नहीं की, एक दूसरे से मुंह नहीं देखा। ये हमारे पेरेंट्स ने तय किया और 53 वर्ष हो गए हमको। और हमारे बीच का प्रेम देखिए, सम्मान देखिए, हमारा एक दूसरे का अंडरस्टैंडिंग देखिए, एक दूसरे के लिए समर्पण देखिए, एक दूसरे का हितार्थ देखिए कि एक दूसरे को तकलीफ है दूसरा तुरंत आ जाता है, पति को तकलीफ है पत्नी खड़ी हो जाती है। और उसके अंदर ये नहीं देखा जाता है कि ये ऊंचा है या नीचा है, कम पढ़ी है कड़ लिखी है, वो पत्नी है, वो अर्धांगिनी है। और दूसरा भाई और बहनों दर्शकगण, भारतीय संस्कृति के अंदर अर्धांगिनी कहा गया है। जो शिव का रूप देखिए, शिव का आधा रूप होता, पुरुष का आधा रूप स्त्री का है, वह पार्वती का रूप है। यानी पार्वती जो है वो शक्ति की प्रतीक है और शिव या कल्याण का प्रतीक है। तो दोनों मिलकर के होलिस्टिक होता है, संपूर्णता आती है। और हमारी भारतीय संस्कृति का विवाह का इतना सुंदर सिस्टम है कि जितने भी मांगलिक कार्य होते हैं, जितने हमारी व्यवस्था देखिए कि हमारे जो ऋषि मुनियों ने कैसी सुंदर व्यवस्था बनाई कि जो विवाहित लोग होते हैं वही मांगलिक कार्य कर सकते हैं। और देखिए कि जब जो है ये बहुत बड़ा यज्ञ किया जाना था, भगवान राम को जो है यज्ञ कर रहे थे, उस यज्ञ के अंदर जो है वो पत्नी की आवश्यकता पड़ी, यानी सीता की आवश्यकता थी यज्ञ के अंदर। तो उसके अंदर जो है अब वो कैसे आए, तो वो
हनुमान जी जो है उनके भक्त थे, उन्होंने सीता माता की ऐसी सजीव मूर्ति ला करके रख दी जैसे लगता हो कि वास्तव में सीता विराजमान है। तो सीता माता के पास में विराजमान रहने से भगवान ने जो सारी यज्ञ की व्यवस्थाएं थी जो कि उनके ऋषियों ने बताई थी वो संपन्नता की। यानी रामायण में भी आता है कि स्त्री पुरुष के दोनों के साथ के बिना मांगलिक कार्य नहीं हो सकता है। तो इसलिए भाई और बहनों, दर्शक गण, श्रोतागण, कितना सुंदर विषय है, कितना सुंदर सिस्टम है। इस सिस्टम को फॉलो करना चाहिए और इस सिस्टम को 7 अरब की जनसंख्या सभी फॉलो करते हैं तो हमारे शरीर की आवश्यकता तक ही सीमित नहीं है, हमारा व्यक्ति स्त्री पुरुष का जीवन अच्छा बनेगा। दर्शकगण, श्रोतागण, भाई और बहनों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपके प्रति कृतज्ञता। कार्यक्रम को आप सफल बना रहे हो कि पुनरुत्थान कार्यक्रम को लाखों लोग देखते हैं। कार्यक्रम का जो है वो शिक्षा देने का कार्य है, पॉजिटिव थिंकिंग का कार्य। मात्र एक ही कार्य है कि अपनी विचारधारा को पॉजिटिव रखो, नेगेटिविटी को समाप्त करो। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे भवन्तु निरामया। इसी क्रम में आपका जीवन आनंदमय हो, मंगलमय हो, सुखी हो और बड़े प्रेम के साथ के अंदर आप परोपकार का जीवन जी करके अपना गंतव्य मोक्ष को प्राप्त करें।